सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ से संबंधित। क्वेश्चन हम कर रहे हैं इकाई 2 और इकाई 5 से संबंधित। इकाई 5 में आपकी कविताएं दी गई हैं और इकाई 2 में आपके जो अलग अलग युग हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, विभिन्नवाद, जिसमें कविता, कहानी, नई कहानी तो इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, हम इसमें जितने भी दिए गए क्वेश्चन वो सब करेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इससे संबंधित जो विभिन्नवाद और जो नई कविता है, इससे संबंधित जो अन्य क्वेश्चन थे वो हम पहले 2 क्लासों में कर चुके हैं, 102 तक। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। क्या करना है? जो कथन दिए गए हैं इसमें आपको निम्न जो कथन है इनके ऊपर आपको विचार करना है। ब्रह्म राक्षस मध्य वर्ग की बौद्धिक चेतना का प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस जो है वो मध्यम वर्ग की जो बौद्धिक चेतना है उसका प्रतीक है, तो बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी आज के बुद्धिजीवी की ट्रेजेडी कही जाती है, बिल्कुल ठीक है। ब्रह्म राक्षस है वो मुक्ति बोध जी की रचना है। ब्रह्म राक्षस है वो एक मध्यम वर्ग की जो बौद्धिक चेतना है उसका प्रतीक है। ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी है वो आज के जो बुद्धिजीवी जीव हैं उनकी ट्रेजेडी है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, 1 और 2 दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। अग्रवाल जी ने कली और बबूल नामक कविता में धनी और गरीब के बीच अंतर स्पष्ट किया है। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म सन 1911 है और उनकी कविता है कवि और बबूल, जिसके अंतर्गत उन्होंने धनी और गरीब के बीच अंतर को स्पष्ट किया है। बंगाल का अकाल में उन्होंने भूख से बेहाल व्यक्तियों का चित्रण किया है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो बंगाल में अकाल पड़ा था उसमें जो अकाल में आप सभी को पता है त्रासदी होती है, भूख होती है। तो देखिए, भूख के बेहाल व्यक्तियों का चित्रण किया है इन्होंने। किसने? केदारनाथ अग्रवाल जी ने। देखिए, यहाँ पे 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य हैं। आपसे सत्य कथन पूछा तो दोनों ही कथन आपके सत्य हैं कि अग्रवाल जी ने जो कली और बबूल नामक कविता लिखी थी उसमें धनी और गरीब के बीच का अंतर स्पष्ट किया है और बंगाल का अकाल में उन्होंने भूख से बेहाल व्यक्तियों का चित्रण किया है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से विचार आपको करना है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो काव्य संग्रह दिए गए हैं इनमें से भवानी प्रसाद मिश्र जी के काव्य संग्रह कौन से हैं? तो देखिए, चकित है दुख, ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का काव्य संग्रह है। आप याद रखेंगे कब का है ये? सन 1968 का है। बुनी हुई रस्सी भी किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र जी का है और ये कब का है? सन 1971 का है। गांधी पंचसती ये किसका है? तो ये भी आपके भवानी प्रसाद मिश्र जी का है और कब का है ये? सन 1969 का। ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1, 2 और 3, ये तीनों ही काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र जी के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको सत्य कथन बताना है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से जो दिए गए हैं इनमें से आपको सत्य कथन बताना है। एक सुनी नाव सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य संग्रह है। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म आप याद रखेंगे सन 1927 है। एक सुनी नाव इनका काव्य संग्रह है और कब का है? सन 1966 का सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का काव्य संग्रह है। उसके बाद में है क्योंकि मैं जानता हूँ, अज्ञे जी का काव्य संग्रह है। तो देखिए, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सन 1970 का है और किसका काव्य संग्रह? अज्ञे जी का है। अज्ञे जी का जन्म भी आप याद रखेंगे सन 1911 है। आत्मजय नरेश मेहता जी का काव्य संग्रह, देखिए, आत्मजय रचना कब की है? पहले तो आप याद रखेंगे काव्य संग्रह कब का है? तो सन 1965 का है। काफ़ी बार क्रम लगाव में पूछा जाता है, तो आत्मजय ही 1965 का है और किसका काव्य संग्रह है ये? तो नरेश मेहता जी का काव्य संग्रह है ये। यही तो कथन गलत था, नरेश मेहता जी का काव्य संग्रह नहीं है ये कुंवर नारायण जी का है। ठीक है, कुंवर नारायण जी का। हिमबद शमशेर बहादुर सिंह जी का काव्य संग्रह है। तो देखिए, जो आपका हिमबद है ये भी शमशेर बहादुर सिंह जी का काव्य संग्रह नहीं है। शमशेर बहादुर सिंह जी का काव्य संग्रह नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता ये हिमबद काव्य संग्रह किसका है। मैंने गूगल पर एक बार सर्च किया था, बार बार मैंने सर्च नहीं किया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो देखिए, ये आप स्वयं देखेंगे, लेकिन आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1 और 2 बिल्कुल ठीक हैं। एक सोने नाव सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य संग्रह और कब का है? सन 1966 का है।
क्योंकि मैं जानता हूँ ये सन 1970 का है और किसका काव्य संग्रह है, अज्ञे जी का। दोनों ही कथन आपके ठीक हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा प्रगतिवादी कवि हैं। तो देखिए आपसे पूछा है कौन सा कथन असत्य, असत्य कथन पूछा यहाँ पे। सत्य और असत्य पर आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए रामविलास शर्मा जी प्रगतिवादी कवि हैं, बिल्कुल ठीक है आपका, क्योंकि रामविलास शर्मा जी प्रगतिवादी कवि हैं और रामविलास शर्मा जी का जन्म सन 1912 है। केदारनाथ सिंह नई कविता के कवि हैं, ये कथन भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि केदारनाथ सिंह जी का जन्म सन 1934 को हुआ था। याद रखेंगे केदारनाथ मिश्र का जन्म सन 1905 है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत केदारनाथ नाम से 3 कवि मिले हैं। केदारनाथ मिश्र जी का जन्म सन 1905-6 है, 5 आ सकता है, कहीं कहीं पे 6 भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर है केदारनाथ अग्रवाल, इनका जन्म है 1911। उसके बाद में है केदारनाथ सिंह, इनका जन्म है सन 1934 और ये नई कविता के कवि, आगे समकालीन कविता के कवि हैं। देखिए यही कथन तो गलत है, क्योंकि आगे तार सप्तक से संबंधित थे। तार सप्तक का संपादन करने वाले कौन थे, आगे, तो ये किससे संबंधित थे, ये प्रयोगवाद से संबंधित थे, ठीक है, प्रयोगवाद से संबंधित थे। केदारनाथ सिंह प्रयोगवादी कवि थे। देखिए यहीं पे तो आया है कि केदारनाथ सिंह नई कविता से संबंधित थे, तो ये प्रयोगवादी कवि नहीं थे केदारनाथ सिंह, ये नई कविता के कवि थे, तो ये कथन भी आपका गलत है। तो आपका पूछा गया है आपसे असत्य कथन कौन सा है, तो ऑप्शन 3 और 4 कथन आपके गलत हैं, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3 और 4 डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दोनों जो अपने बीच एक दीवार बनाए रहते हैं, मैं कब कैसे उनमें अनदेखे सेंध लगा दूं या भर विस्फोट उसे उड़ा दूं, उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की। दोबारा से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं। दोनों जो अपने बीच एक दीवार बनाए रहते हैं, मैं कब कैसे उनमें अनदेखे सेंध लगा दूं या भर विस्फोट उसे उड़ा दूं। ये कथन किसका है, तो ये काव्य पंक्तियां हैं किसकी, ये हैं आज्ञे जी की, ठीक है, किसकी हैं, आज्ञे जी की हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका हर चरना गुण गाता। देखिए एक बार एक स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा था कि आप बार बार सॉरी बोलते। देखिए मानवीय भूल है, सोचते कुछ हैं, देखते कुछ हैं, मुंह से निकल कुछ और जाता है, तो उसके लिए सॉरी बोलना मुझे बुरा नहीं लगता है, ठीक है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका हर चरना गुण गाता है, और ये काव्य पंक्तियां हैं रघुवीर साहे जी की। किसकी पंक्तियां हैं, रघुवीर साहे जी की। देखिए यहाँ पे आपके 4 कवि आए हैं। जन्म, आप इनका जन्म वर्ष याद रखेंगे, क्योंकि जन्म वर्ष के अनुसार आपको अनुक्रम लगाओ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए रघुवीर साहे जी का जन्म है सन 1929। रांगे राघव और रघुवीर साहे में हमेशा मुझे कन्फ्यूज रहता है। रांगे राघव का जन्म है सन 1923 और रघुवीर साहे हैं जन्म 1929। शमशेर बहादुर सिंह सन 1911 है। नागार्जुन का जन्म सन 1911 है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनका जन्म है, और कुंवर नारायण साहब दोनों याद रखेंगे सन 1927, ठीक है। कुंवर नारायण साहब और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इनका जन्म सन 1927 है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, दीप पत्थर का लजीली किरण की पदचाप नीरव अरि ओ करुणा प्रभा में कब कब। ये पंक्तियां किस कवि की हैं, तो ये हैं आज्ञे की। इनकी रचना है अरि ओ करुणा प्रभा में, इससे ली गई हैं ये पंक्तियां। दीप पत्थर का लचीली किरण की पदचाप नीरव अरि ओ करुणा प्रभा में कब कब, ये पंक्तियां हैं आज्ञे जी की। अगला है, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम। ये काव्य पंक्तियां बहुत ही अच्छी हैं, और किसकी हैं काव्य पंक्तियां, ये हैं मुक्ति बोध जी की। किसकी पंक्तियां हैं, मुक्ति बोध जी की। ज्यादा लिया और दिया बहुत कम कम, मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, ये मुक्ति बोध जी की पंक्तियां हैं। अगला है, निंदिया सतावे मोहे सजही से रजनी सजनी, यह पंक्ति किस कवि की है, क्या है, निंदिया सतावे मोहे समझी से सजनी, यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये पंक्ति है शमशेर बहादुर सिंह जी की, ठीक है। अगला है, याद रखेंगे ये पंक्तियां पूछी जा सकती हैं। आज मैं अकेला हूँ अकेले रहा नहीं जाता,
जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं किस कवि की? दोबारा से पढ़ लेते हैं। आज मैं अकेला हूँ, अकेले रहा नहीं जाता, जीवन मिला है यह, रतन मिला है यह, फूल में मिला है या धूल में मिला है यह। उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये हैं त्रिलोचन साहब की। किसकी हैं? त्रिलोचन जी की हैं। अगला है, रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है, क्या बताया है, क्या पूछा आपसे? देखिए, रचना काल की दृष्टि से जो निम्नलिखित आपकी काव्य रचना है उनका सही अनुक्रम आपको बताना है। तो देखिए, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ और महावृक्ष के नीचे। तो आपका यही आंसर आएगा, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ और महावृक्ष के नीचे। ये इनका जो अनुक्रम है वो सही है काल के अनुसार। अगला है, काल कर्मानुसार आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। आपको करना है आरोही क्रम में व्यवस्थित। तो देखिए, केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म सन 1911 है, त्रिलोचन जी का जन्म सन 1917 है, शिवमंगल सुमन का जन्म सन 1915 है और रांगे राघव जी का जन्म सन 1923 है। देखिए, इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आरोही क्रम में लगाओ या अनुक्रम से लगाओ या अवरोही क्रम से लगाओ। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, आपसे अवरोही क्रम में भी पूछा जा सकता है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़े आएंगे पहले, फिर छोटे, छोटे छोटे, और आरोही क्रम में सबसे पहले जिसका जन्म हुआ, फिर बाद में, फिर बाद में, बाद में। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा कौन सा? केदारनाथ अग्रवाल, बिल्कुल ठीक है। शिवमंगल सिंह सुमन 1915, त्रिलोचन 17 और रांगे राघव 23। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का आपको सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, आगे जन्म है 1911, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म है 1911, मुक्तिबोध जी का जन्म है 1917 और रघुवीर साहे जी का जन्म है 1929। सबसे पहले आपके आगे और शमशेर बहादुर सिंह जी को देख लेते हैं, क्योंकि इनका जन्म है सन 1911। फिर उसके बाद में मुक्तिबोध और रघुवीर साहे। तो देखिए, यहाँ पे मुक्तिबोध पहले हैं, शमशेर बहादुर सिंह बाद में, गलत है। आगे शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, रघुवीर साहे, ये भी कथन गलत है। तो यहाँ पे देखिए, यही कथन सही आएगा, आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसमें भी आगे मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर साहे। तो देखिए, यहाँ पे 11 है, फिर 17 है, फिर 11 है, फिर 29 है। तो ये कथन भी आपका गलत है, तीनों ही कथन गलत है। आगे शमशेर बहादुर सिंह और मुक्तिबोध, रघुवीर साहे, ये इनका अनुक्रम आएगा। देखिए, दोबारा से आ गया है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही कालक्रम आपको लगाना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुंवर नारायण साहब का मैंने आपको बताया था सन 1927 है। ठीक है, तो इन दोनों का तो 1927 है, ये आप याद रखेंगे। नरेश मेहता और जगदीश गुप्त, नरेश मेहता का जन्म कब है? तो याद रखेंगे आप, नरेश मेहता का जन्म है सन 1922 और जगदीश गुप्त जी का जन्म है सन 1924। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पे जगदीश गुप्त जी को चेतना के चितेरे कवि कहा जाता है। ठीक है, चेतना का चितेरे कवि किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके जगदीश गुप्त जी को। तो आप नरेश मेहता और जगदीश गुप्त में से लगाएंगे। सबसे पहले नरेश मेहता, जगदीश गुप्त, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुंवर नारायण। देखिए, कुंवर नारायण 27, नरेश मेहता 22, जगदीश गुप्त 24, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कथन गलत है। यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि 1927 पहले दिया गया है। जगदीश गुप्त 24, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 27, ये भी 27 और नरेश मेहता 22। तो देखिए, ये तीनों ऑप्शन ही गलत हैं। आपका ऑप्शन है बी बिल्कुल ठीक, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त 24, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुंवर नारायण 1927। अगला क्वेश्चन है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही कालक्रम आपको बताना है। देखिए, अगर आपने द्विवेदी युग से लेकर और आपकी जो नई कविता है वहाँ तक आपने जो सभी रचनाकार हैं, कवि हैं, उनका जन्म वर्ष आपने याद कर लिया, तो आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, क्योंकि कालक्रम के अनुसार से कम यूजीसी नेट में तो देखिए 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं। आप एग्जाम देंगे तो आपको स्वयं को पता चलेगा। ठीक है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का आपको सही अनुक्रम बताना है। तो देखिए, यहाँ आए हैं धूमिल जी सबसे पहले, तो सन 1936 है इनका। गिरिजा कुमार माथुर, ये है सन 1919। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक से संबंधित है। भवानी प्रसाद मिश्र, ये भी देखिए, ये चारों ही तार सप्तक से संबंधित हैं।
भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म सन 1913 है और धर्मवीर भारती का जन्म है सन 1926। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 1913 भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो देखिए भवानी प्रसाद मिश्र जी सी ऑप्शन में है सबसे पहले सन 1913। गिरिजा कुमार माथुर 1919, धर्मवीर भारती 1926 और धूमिल 1936। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए शिव मंगल सिंह सुमन का जन्म है सन 1915, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का जन्म है सन 1915, त्रिलोचन जी का जन्म है सन 1917 और नागार्जुन जी का जन्म है सन 1911। तो सबसे पहले आएंगे आपके नागार्जुन जी, और नागार्जुन जी आपके बी ऑप्शन में है। तो देखिए नागार्जुन जी 1911, शिव मंगल सिंह सुमन 1915, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 और त्रिलोचन साहब हैं सन 1917। तो आपका आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित आपको करना है किसकी कौन सी रचना है। संशय की एक रात है, ये रचना है नरेश मेहता जी की। ठीक है, काठ की घंटियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, संसद से सड़क तक धूमिल जी और मछली घर है विजय देव नारायण शाही जी की। ठीक है, रामदरस मिश्र जी का जन्म हुआ था सन 1924 को। ठीक है, यहाँ पे संशय की एक रात है, ये रचना है सन 1962 की। काठ की घंटियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इसका प्रकाशन वर्ष है सन 1959। संसद से सड़क तक ये काव्य संग्रह है इनका सन 1972 और मछली घर है सन 1966। ये किसका है? विजय देव नारायण शाही। मछली घर को आप याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है विजय देव नारायण शाही की, और ये वाणी प्रकाशन नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित हुई थी सन 1966 में। ठीक है, उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, नरेश मेहता जी का है अंधा युग। धर्मवीर भारती जी का है अंधा युग, नरेश मेहता जी का है, नरेश मेहता जी की रचना है, वहीं आ गई दोबारा से संशय की एक रात। धर्मवीर भारती अंधा युग, नेमीचंद्र जैन की रचना है एकांत, और कुंवर नारायण जी की रचना है आपकी चक्रव्यूह। ठीक है, कौन सी है? चक्रव्यूह। अंधा युग किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। एकांत किसकी है? नेमीचंद्र जैन जी की। संशय की एक रात किसकी है? नरेश मेहता जी की। कुंवर नारायण साहब की है चक्रव्यूह। याद रखेंगे देशांतर किसकी है? तो देशांतर है धर्मवीर भारती जी की। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। देशांतर रचना है सन 1960 धर्मवीर भारती जी की। ठीक है, अंधा युग सन 1954 धर्मवीर भारती जी 1954 है। एकांत इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला है। संशय की एक रात पहले भी बता चुके हैं सन 1962 किसकी है? तो ये है नरेश मेहता जी की। और चक्रव्यूह ये सन 1956 किसकी है? 1956 कुंवर नारायण जी की रचना। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 3124, 3124 आपके बी ऑप्शन में। असाध्य वीणा किसकी रचना है? तो देखिए जो असाध्य वीणा है ये रचना है आपकी आज्ञा जी की। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध जी की है। कल्पांतर, कल्पांतर रचना है आपकी गिरिजा कुमार माथुर जी की। सन्नाटा, सन्नाटा रचना है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ठीक है, असाध्य वीणा किसकी है? तो देखिए असाध्य वीणा है आज्ञा जी की। चांद का मुटेड़ा मुक्तिबोध जी की है। कल्पांतर गिरिजा कुमार माथुर जी की है। सन्नाटा है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ठीक है, देखिए असाध्य वीणा है, इसके बारे में आप याद रखेंगे। असाध्य वीणा आज्ञा जी की रचना है और इसमें मूल भाव है असाध्य वीणा का अहम का विसर्जन। आपसे पूछा जा सकता है जो असाध्य वीणा है इसका मूल भाव क्या है? तो जो असाध्य वीणा रचना है ये किसकी है? आज्ञा जी की, और इसका मूल भाव है अहम का विसर्जन। असाध्य वीणा है ये आंगन के पारद्वार काव्य संग्रह है। ठीक है, उसमें संकलित कविता है ये, और सन 1961 में ये लंबी कविता है। जो आपकी असाध्य वीणा है ये एक लंबी कविता है और सन 1961 में ये आंगन के पारद्वार इसमें संकलित हुई थी। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है ये सन 1964 का काव्य संग्रह है और ये किसका है? मुक्तिबोध जी का। कल्पांतर ये सन 1983 की रचना है। सन 1983 किसकी है? तो गिरिजा कुमार माथुर जी की। सन्नाटा, सन्नाटा है ये सन 1998 का है और किसका है? तो याद रखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र जी की
रचना है ये, और ये वाग्देवी प्रकाशन में प्रकाशित हुई थी। किसमें? वाग्देवी प्रकाशन में। ठीक है, कब? सन 1998। एक एक क्वेश्चन का जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे बोलने के ऊपर पूरा ध्यान देंगे कि मैं आपको क्या आंसर बता रही हूँ। तो आप देखिए, एक एक क्वेश्चन को पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म देख लेते हैं यहाँ पे, सन 1927 है। रघुवीर साय जी का जन्म सन 1929 है। केदारनाथ सिंह का जन्म है सन 1934 और विजय देव नारायण शाही का जन्म है सन 1924। ठीक है, देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इनकी रचना है काठ की घंटियाँ। रघुवीर साय जी की रचना है लोग भूल गए। केदारनाथ सिंह की रचना है जमीन पक रही है। और विजय देव नारायण शाही की बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है मछली घर, जो वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई थी सन 1966 में। जमीन पक रही है किसकी रचना है? तो ये है जमीन पक रही केदारनाथ सिंह की, सन 1980 की है। लोग भूल गए ये किसकी है? तो रघुवीर साय जी की है। और कब की है? तो ये भी याद रखेंगे, सन 1982 की। काठ की घंटियाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और कब का है? सन 1959 का है। कुछ भी नहीं हूँ मैं, ये है शमशेर बहादुर सिंह की, सन 1975 की। ठीक है, कब की है? 1975 की। चुका भी नहीं हूँ मैं। ठीक है, देखिए, सुमिलित करना आपको। मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की। मधुलिका किसकी है? तो ये है रामेश्वर शुक्ल जी की। उसके बाद में है प्यासा निर्झर। प्यासा निर्झर है आपकी नरेंद्र शर्मा जी की, और युगधारा है आपकी नागार्जुन जी की। ठीक है, मधुशाला कब की है? तो सन 1935 की है। आप एक बात याद रखेंगे, हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। हालावाद की 3 रचनाएं हैं जिन्हें धर्म ग्रंथ कहा जाता है। मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937। ये 3 रचनाएं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, जो हरिवंश राय बच्चन जी का जो हालावाद है उसके धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, मधुलिका रचना है सन 1938, और किसकी है ये है आपकी रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की। प्यासा निर्झर नरेंद्र शर्मा जी का है। और कब का है प्यासा निर्झर? ये इनकी रचना है सन 1964 की। युगधारा सन 1952, किसकी रचना है? नागार्जुन जी की रचना है। अगले हैं धर्मवीर भारती, जिनका जन्म है 1926। अगला क्वेश्चन है, जिस देश प्राणों की जलन में एक नूतन स्वपन का संचार हो, ओ हृदय मेरे उस ज्वलन की भूमि में बिछ जा स्वयं ही। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ मुक्ति बोध की किस कविता से ली गई? दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखिए, जिस देश प्राणों की ज्वलन में एक नूतन स्वपन का संचार हो, ओ हृदय मेरे उस ज्वलन की भूमि में बिछ जा स्वयं ही। उपरोक्त जो काव्य पंक्तियाँ हैं वो मुक्ति बोध की किस कविता से ली गई हैं? तो वो है खोल आँखें से ली गई है। ठीक है, किससे ली गई? खोल आँखें से। अगला है, यह नंगा फासिज्म है, लेखक को लोग घेरे, शारीरिक क्षति की धमकी दे, इधर सरकार सुनने तक को तैयार नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है। प्रस्तुत पंक्ति किस कवि की है? तो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं किसकी? मुक्तिबोध जी की। ठीक है, क्या है? यह नंगा जो फासिज्म है वो लेखक को लोग घेरे हैं, शारीरिक क्षति की धमकी दे रहे हैं, इधर सरकार सुनने को तैयार नहीं है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या की जा रही है, अभिव्यक्ति की भी और स्वतंत्रता की भी हत्या की जा रही है। ये मुक्तिबोध जी का कथन है। ठीक है, अगला है, हरी बिछली घास दौलती कलगी छर हरी बाजरे की, अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ आगे की किस कविता से ली गई हैं? तो ये है कलगी बाजरे की। ठीक है, किसकी है? देखिए, क्वेश्चनों को मैं सीधा ही समझा रही हूँ क्योंकि मैंने तैयार नहीं किए हैं क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी दिनों से मैंने क्लास डाली भी नहीं है क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे बन जाते हैं कभी कभी। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है, हम सदा से द्वीप के द्वीप हैं स्रोत स्वेनी के। क्या है?
किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है, हम सदा से द्वीप हैं, स्रोत स्विनी के। उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ का संबंध आगे की किस काव्य रचना से है? तो ये है नदी के द्वीप से। ठीक है, किससे है? नदी के द्वीप से हैं। देखिए, नदी की बांक छाया, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अज्ञे जी की। नदी की बांक छाया कुछ याद है वो मैं बता देती हूँ आपको। नदी की बांक छाया सन 1981 की है। नदी के द्वीप ये कब का है? तो सन 1951 का है। और महावृक्ष के नीचे सन 1977 है। आंगन के पार द्वार सन 1961। ठीक है। मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। क्या है? मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये कथन है अज्ञे जी का। किसका है? अज्ञे जी का। निराला जी आए हैं यहाँ पे। निराला जी का जन्म है सन 1897। मुक्तिबोध जी का जन्म है सन 1917। नागार्जुन और अज्ञे जी का जन्म है सन 1911। खेत हमारे, भूमि हमारी, सारा देश हमारा है। और ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं नागार्जुन जी की। ठीक है, किसकी है? नागार्जुन जी की। धर्मवीर भारती जन्म सन 1926 है इनका जन्म। नागार्जुन, अज्ञे इन दोनों का जन्म है सन 1911 और निराला जी का जन्म है सन 1897। ठीक है, क्या है? खेत हमारी, भूमि हमारी, सारा देश हमारा, ये किसकी काव्य पंक्ति है? नागार्जुन जी की। और मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। ये कथन है अज्ञे जी का। ठीक है। अब देखो बाजार में एक ढेर है चिथड़ों का, काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? क्या है? अब देखो बाजार में एक ढेर है चिथड़ों का, ये काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? तो ये काव्य पंक्तियाँ हैं आपकी रघुवीर साय जी की। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल आए हैं यहाँ पे, सन 1911 है इनका जन्म। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म है सन 1917। मुक्तिबोध जी का जन्म भी 1917 है। और रघुवीर साय जी का जन्म है सन 1929। और रांगे राघव का जन्म है सन 1923। इस बात को आप याद रखेंगे। अगला है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। उपरोक्त जो काव्य पंक्तियां हैं वो किस रचनाकार की? देखिए, दोबारा से देख लेते हैं। एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है जो रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो क्या करता है? न तो रोटी बेलता है और न ही खाता है। ये किसकी पंक्तियां? तो ये धूमिल जी की। किससे संबंधित है ये? संसद से सड़क तक जो इनका काव्य संग्रह है, संसद से सड़क तक सन 1972 का है, उस काव्य संग्रह से लिया गया है। अगला है, मुक्तिबोध जी की रचना कौन सी है? तो मुक्तिबोध जी की रचना है इसमें दिमागी गुहांधकार। आगे जी का है इंद्रधनुष रोंदे हुए। जगदीश गुप्त जी का है नाव के पांव। लक्ष्मीकांत का है अतुकांत। ठीक है, तो यहाँ पे जो आगे जी की रचना है इंद्रधनुष रोंदे हुए, इसका रचनाकाल मुझे याद है सन 1957। जगदीश गुप्त नाव के पांव सन 1955। बाकी आप देख सकते हैं। मुक्तिबोध जी की रचना है दिमागी गुहांधकार। आगे जी की है इंद्रधनुष रोंदे हुए। जगदीश गुप्त की है नाव के पांव। लक्ष्मीकांत है अतुकांत। ठीक है, हाँ जी, लक्ष्मीकांत जी की है अतुकांत। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1 में 1, 2 में 2, डी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम और तुम, ये रचना किसकी है? तो ये है कुंवर नारायण साहब की। कब की है ये भी याद रखेंगे, तो सन 1961 की। आत्महत्या के विरुद्ध, ये रचना किसकी है? तो ये रचना है आपकी रघुवीर साहे जी की। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है रघुवीर साहे जी की, ये सन 1967 की। अगला है विदेह। विदेह है किसकी? भारत भूषण अग्रवाल जी की। मृत्यु और कवि है मुक्ति बोध जी की। ठीक है, नरेश मेहता जी का जन्म है 1922। ठीक है, नरेश मेहता जी की एक रचना हम पहले पढ़ चुके हैं, संशय की एक रात। ठीक है, कौन सी पढ़ चुके हैं? संशय की एक रात। और संशय की एक रात है, ये कब की है? सन 1962 की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ए में 1, यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन। 1, 2, 3, 4। नागार्जुन जी की रचना पूछी गई आपसे, तो नागार्जुन की रचना है खिचड़ी विपल, देखा हमने। अगली है केदारनाथ अग्रवाल और इनकी रचना है नींद के बादल। रांगे राघव, इनकी रचना है कौन सी? अजय खंडहर। और अंतिम है त्रिलोचन साहब और इनकी रचना है धरती। कुआनो नदी किसकी है? तो कुआनो नदी सन 1973
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। किसकी है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कुंवर नारायण साहब, मैंने आपको इनका जन्म बताया था सन 1927, याद रखेंगे। नागार्जुन जी की रचना है कौन सी? खिचड़ी विफल देखा हमने, और ये कब की है? सन 1980 की। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना है नींद के बादल, ये सन 1947 की है। रांगे राघव जी की रचना है अजय खंडहर, और ये सन 1945 की है। त्रिलोचन की रचना है धरती, जो सन 1945 की। ठीक, अगला क्वेश्चन है, रचनाकार दिए गए हैं और रचना आपको मिलान करना। देखिए, रचनाकार और उनकी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, जन्म वर्ष याद होना चाहिए, और रचना कौन सी है, कब रची गई थी, इनसे संबंधित, और रचना का जो मूल भाव है वो क्या है, ये बातें आपको सभी याद होनी चाहिए। ठीक, आज्ञा जी की रचना कौन सी है? तो असाध्य वीणा है। मुक्तिबोध जी की रचना है ब्रह्म राक्षस। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है अमन राग, और भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है महाप्रस्थान। ठीक, ठंडा लोहा सन 1952 धर्मवीर भारती जी की रचना है। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की। ठीक है, अमन राग है, ये लंबी कविता है, किसकी? शमशेर बहादुर सिंह जी की। आज्ञा जी क्या है? असाध्य वीणा, और मुक्तिबोध जी का है ब्रह्म राक्षस। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है महाप्रस्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे रचना और रचनाकार ही दिए गए सभी। चक्रव्यूह रचना किसकी है? तो चक्रव्यूह रचना है आपकी कुंवर नारायण साहब की। उदिता रचना किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह जी की है। नाव के पांव जगदीश गुप्त जी की है, और अगला है आपका संसद से सड़क तक धूमिल जी की। ठीक है, चक्रव्यूह सन 1956 है, किसकी रचना? शमशेर कुंवर नारायण साहब की। उदिता किसकी है? तो उदिता है आपकी शमशेर बहादुर सिंह जी की, और कब की है ये भी याद रखेंगे, सन 1980 की। ठीक है, नाव के पांव जगदीश गुप्त जी की है, और कब की है ये भी याद रखेंगे, नाव के पांव सन 1955। ठीक है, और संसद से सड़क तक काफ़ी बार बता दिया है, सन 1972। ये काव्य संग्रह है धूमिल जी का। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित आपको करना है। आत्मजयी रचना किसकी है? तो कुंवर नारायण साहब की। कब की है? तो ये भी याद रखेंगे, सन 1965 की है। ठीक है, बोधि वृक्ष रचना किसकी है? तो ये है जगदीश गुप्त जी की। खूंटियों पर टंगे लोग सन 1982, और किसका है? तो ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना। उसके बाद में है वाणी की दीनता, ये है भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1, 2, 3, 4, ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंक्तियाँ दी गई हैं और कवि दिए गए हैं, किस कवि की कौन सी पंक्तियाँ हैं? तो यहाँ पे दिया गया आपकी, हम आदमी नहीं झुनझुने हैं, ये है धूमिल जी की पंक्तियाँ। ठीक है, आप देखो बाजार में एक ढेर चिथड़ों का, ये रघुवीर साहे जी की पंक्तियाँ हैं। खादी ने चुपचाप मलमल से 60 गांठ कर डाली, क्या है? खादी ने चुपचाप मलमल से 60 गांठ कर डाली, ये नागार्जुन जी की पंक्तियाँ। अगला है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, क्या है? बाप है वो बेटे को बेचता है भूख से बेहाल होकर, और ये किसकी पंक्तियाँ हैं? केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियाँ। केदारनाथ अग्रवाल जी की एक रचना, उससे संबंधित हमने क्वेश्चन पीछे पढ़ा था, बंगाल में अकाल। ये उस अकाल की बात है जिसमें क्या है, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, ये केदारनाथ अग्रवाल जी की पंक्तियाँ हैं। खादी ने चुपचाप मलमल से 60 गांठ कर डाली है, ये नागार्जुन जी की पंक्तियाँ हैं। अब देखो बाजार में एक ढेर चिथड़ों का, ये रघुवीर साहे जी की पंक्तियाँ हैं। हम आदमी नहीं झुनझुने हैं, ये धूमिल जी की पंक्तियाँ। यहाँ पे आपका 1, 2 और 3, 4 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। एक अगला है, पंक्तियाँ दी गई हैं और कवि, फूल को प्यार करो, क्या है? फूल को प्यार करो, ये आज्ञा जी की पंक्ति है। झरने के तट पर रोता है कोई बालक, ये मुक्तिबोध जी की पंक्तियाँ हैं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और तीसरा एक और आदमी है जो न रोटी बेलता है और न खाता है, ये धूमिल जी की पंक्तियाँ हैं। हम संकट में भारत एक गाय है, क्या है? हम संकट में भारत एक गाय है, रे रघुवीर साहे जी की पंक्तियाँ। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3, 4, ये आपके डी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है,
सूची से आपको मिलान करना है, रचना और रचनाकार। बची हुई पृथ्वी, ये रचना है किसकी? लीलाधर जगुड़ी साहब की। लकड़बग्गा हंस रहा है, चंद्रकांत देवताले। आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय और नेपथ्य में हंसी राजेश जोशी। देखिए, आत्महत्या के विरुद्ध जो आपके रघुवीर सहाय हैं, इनकी बहुत ही इम्पोर्टेंट कृति है ये, और काफ़ी बार और बार बार पूछी जाने वाली कृति है। बची हुई पृथ्वी सन 1977, और किसकी है ये है आपकी लीलाधर जगुड़ी साहब की। लकड़बग्गा हंस रहा है, ये चंद्रकांता देवताले की है, और कब की है ये भी याद रखेंगे, सन 1980 की रचना है इनकी। उसके बाद में आत्महत्या के विरुद्ध, ये आपको याद हो गई होगी, काफ़ी बार आ चुकी है, सन 1967। किसकी है? रघुवीर सहाय जी की है। नेपथ्य में हंसी राजेश जोशी जी की, सन 1994 की। ठीक है, यहाँ पे आपके जो पांचों ही कवि हैं ये नए हैं। मैं आपको प्रत्येक का जन्म वर्ष बता देती हूँ। राजेश जोशी जी का जन्म है सन 1946। देखिए, जिसके जन्म मैंने आपको बताए हैं वो ही अगर आपने याद कर लिए तो आप नेट क्लियर करने से तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। रघुवीर सहाय का जन्म है सन 1929। चंद्रकांता देवताले का जन्म है सन 1936। लीलाधर जगुड़ी जी का जन्म है सन 1940 और धूमिल जी का जन्म है सन 1931। ठीक है, 10 इकाइयों से संबंधित मैं आपको महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दूंगी। इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेट की तो मैं गारंटी करती हूँ आपको, जीआरएफ में आप 1-2 पॉइंट से रह सकते हैं, ये मैं गारंटी नहीं कर सकती, लेकिन नेट की मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे गारंटी करती हूँ कि आप नेट क्लियर करने से नहीं रुक सकते। अगर आपने 10 इकाइयों के ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लिए और मैंने आपको जो एक्स्ट्रा जो बताया है कुछ अन्य नॉलेज, वो भी अगर आपने कंप्लीट पूरे ध्यान पूरे मनोयोग के साथ में पढ़े हैं तो आप नेट क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। अभी भी 10 दिन बाकी हैं। सभी इकाइयों को आप प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। सभी इकाइयों का क्रमवार क्वेश्चन करवाया गया है और पूरी डिटेल्स के साथ में। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं कौन सी हैं। आपसे पूछा गया है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं कौन सी हैं। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं हैं रेणुका, इतिहास के आंसू और चक्रवात। कामायनी आप सभी को पता है, ये है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की, और ये कब की है? सन 1935 की है। उसके बाद में रेणुका जो सन 1935 की है, किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। इतिहास के आंसू ये सन 1951 है और चक्रवात 1956 है, और ये तीनों ही रचनाएं किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, आपका नहीं आएगा तो 3 यहाँ पे ये काट दीजिए, 3 यहाँ पे ये भी काट दीजिए, 3 यहाँ पर है काट दीजिए। आपका सीधा ही आंसर निकल रहा है ऑप्शन सी। अगर आपने इन क्वेश्चनों को पूरे ध्यान से करेंगे आप, तो देखिए आप सभी को पता है कामायनी किसकी रचना? कामायनी किसी से छुपने वाली रचना नहीं है। ठीक है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। छायावाद का उपनिषद कहा जाता है कामायनी को, और कामायनी के लिए सन 1936 में जयशंकर प्रसाद जी को मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला था। ठीक है, कामायनी में 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है, दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं, नारी उठे जो हुक मन में, जीभ पर लाओ नहीं। उर्वशी महाकाव्य की उपरोक्त पंक्तियां किससे संबंधित हैं? दोबारा से पढ़ूंगी मैं ये लाइनें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले मैं बता देती हूँ ये पंक्तियाँ हैं ये किससे संबंधित हैं? तो ओसिनरी से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? ओसिनरी से। और दोबारा से पढ़ लेती हूँ मैं ये पंक्तियाँ, आप इन पंक्तियों को बिल्कुल याद रखेंगे। अवलंब है सबको मगर नारी बहुत असहाय है, दुख दर्द जतलाओ नहीं, मन की व्यथा गाओ नहीं, नारी उठे जो हुक मन में, जीभ पर लाओ नहीं। और ये उर्वशी महाकाव्य की पंक्तियां हैं और किससे संबंधित हैं? तो ओसिनरी से संबंधित हैं। ओसिनरी से संबंधित हैं ये पंक्तियां। आप ये भी याद रखेंगे, अगर ये पंक्तियां आपसे पूछी जाए तो आपसे ये भी पूछी जा सकती हैं कि किस महाकाव्य से संबंधित हैं? तो उर्वशी महाकाव्य से संबंधित हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। कब की है? सन 1961 की। ठीक है, कब की है? सन 1961 की है। अगला है उर्वशी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो आपको बताना है। देखिए, दिनकर जी ने नारी की असहायता का उर्वशी में मार्मिक चित्रण किया है। बिल्कुल ठीक है ये कथन। उर्वशी में बताया गया है कि काम का उदात्त रूप
तन की सीमा का अतिक्रमण करके प्राप्त होता है। तो बिल्कुल ठीक है ये कथन। अगला है, उर्वशी में कवि ने शब्दालंकारों का अधिक प्रयोग किया। यही कथन तो गलत है, क्योंकि उर्वशी में कवि ने शब्दालंकारों का नहीं अर्थालंकारों का प्रयोग किया है। किसका? अर्थालंकारों का प्रयोग किया है। अगला है, उर्वशी की भाषा प्रौढ़ व भावों का अनुसरण करने वाली। बिल्कुल ठीक है, उर्वशी की जो भाषा है वो प्रौढ़ है और भावों का अनुसरण करने वाली है। कथन एक गलत है, वो कौन सा? कि उर्वशी में कवि ने शब्दालंकारों का अधिक प्रयोग किया है। यहाँ पे आएगा कि उर्वशी में कवि ने अर्थालंकारों का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया है। यह कथन फिर सही होता आपका। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 3, जहाँ कहीं भी आएगा वहाँ पे गलत है। तो देखिए 3 बी में है, डी में है, आपके सी में है, ए में नहीं है। तो ए आंसर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। अगला है, चढ़े नहीं चिट्टियाँ बदन पर, पड़े नहीं वृत पात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं उसमें कवि का क्या आशय है? देखिए, चढ़े नहीं चिट्टियाँ बदन पर, पड़े नहीं वृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। ये परशुराम जिसे संबंधित है ये। और देखिए जो कर्ण है वो अपने गुरु परशुराम की सेवा में तत्पर है। तो बिल्कुल ठीक है। कर्ण इस बात के प्रति सजग है कि कहीं उसके गुरु की जो कच्ची नींद है वो न उठ जाए, कच्ची नींद में न उठ जाए। ठीक है, यहाँ कवि ने कर्ण की गुरु भक्ति का परिचय दिया। बिल्कुल ठीक है। कर्ण अपने गुरु के लिए घास फूस की सैया बना रहा है। देखिए यहाँ पे जो पंक्तियाँ दी गई हैं, इन पंक्तियों में कहीं पे आपको घास फूस दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, समझिए इन लाइनों को। चढ़े नहीं चिट्टियाँ बदन पर, कि जो मेरे गुरु सोए हुए हैं, परशुराम जी सोए हुए हैं, तो कर्ण सोच रहे हैं कि मेरे गुरु हैं उनके बदन पर, उनके शरीर पर चिट्टियाँ न चढ़ जाएं। पड़े नहीं वृण पात कहीं, और इनके जो सोए हुए हैं इनके ऊपर कहीं से कोई पत्ता या कोई जो घास फूस है वो न पड़ जाए। देखिए यहाँ पे बताया क्या गया है कि इनके ऊपर कोई घास फूस है, कोई पत्ता न गिर जाए। कर्ण सजग है, कर्ण सचेत है, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं, कि गुरुवर हैं जो मेरे सोए हुए हैं गुरु, उनकी उचट जाए मतलब वो कच्ची नींद में कहीं न जाग जाए। तो देखिए यहाँ पे जो कर्ण अपने गुरु के लिए घास फूस की सैया बना रहा है, ये आशय नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1, 2 और 3। कवि ने पूछा आपसे आशय, कवि का क्या आशय है, क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए 1, 2 और 3 बिल्कुल ठीक है। तो 1, 2, 3 कहाँ पे हैं? देखिए 1, 2, 3 आपके बी ऑप्शन में। अगला है, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए। क्या है? इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी का क्या आशय है? कवि कालिदास की अज्ञात प्रेम कहानी को स्मरण कर रहा है। कवि सोच रहा है कि कहीं आज की विरह वेदना कालिदास की विरह वेदना तो नहीं है। तो देखिए कवि कालिदास के अज्ञात प्रेम की कहानी को स्मरण करा, यहाँ पे ये नहीं है। आपसे पूछा कि जो प्रस्तुत पंक्तियाँ दी गई उनका आशय क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, कहीं पे अज्ञात प्रेम की कहानी का कोई स्मरण, कोई भी बात नहीं आई। यहाँ पे आया है कि कवि सोच रहा है कि कहीं आज की विरह वेदना में कालिदास की विरह वेदना तो नहीं है। तो ये यहाँ पे जो आपका 2 है ये बिल्कुल ठीक है। आगे पूछा है, आगे देखते हैं। देखिए कवि ने कालिदास से प्रश्न किया है कि आज की विरह वेदना ने कहीं तुम्हारी अधूरी किसी प्रेम कहानी को तो जागृत नहीं कर दिया है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला है, नागार्जुन कहते हैं कि इंदुमती कहीं कालिदास की प्रेमिका तो नहीं है। ये भी आपका गलत है। तो आपका 2 और 3 बिल्कुल ठीक है। 2 और 3 आपके बी ऑप्शन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, इन पंक्तियों में से कौन सी भावाभी व्यंजना है। देखिए तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, इन पंक्तियों में कौन सी भावा व्यंजना हुई है। तो यहाँ पे हुई है, देखिए उक्ति विचित्रीय नहीं, चमत्कार नहीं, व्यंग्य नहीं, चित्र उपमा। ठीक है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, यहाँ पे चित्रो उपमता अलंकार। ठीक है, आगे की काव्यगत विशेषताएं कौन सी हैं? आपसे पूछा है
कि जो अज्ञे हैं उनकी काव्यगत विशेषताएं कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखिए, प्रणय अनुभूति है, बिल्कुल ठीक। जिजीविषा है, बिल्कुल ठीक है। अप्रस्तुत विधान है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन विद्रोह की भावना नहीं है। देखिए, विद्रोह है मतलब ओज और औदात्य का कवि निराला जी को कहा जाता है। ये विद्रोह की जो भावना है ना, ये निराला जी की कविताओं में मिलती है। आपको किसमें? निराला जी की कविताओं में मिलती है। और निराला जी को ओज और औदात्य का कवि कहा जाता है। और ओज और औदात्य को कवि निराला जी को कहने वाले कौन थे? आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे रामविलास शर्मा जी हैं जिन्होंने निराला जी को ओज और औदात्य का कवि कहा था। यहाँ पे प्रणयानुभूति, जिजीविषा और अप्रस्तुत विधान ये अज्ञे जी की काव्यगत विशेषताएं हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा आपका क्या? 1, 2 और 3, क्योंकि विद्रोह की भावना तो निराला जी के काव्य में मिलती है। अज्ञे जी के काव्य में भी कहीं पर भी विद्रोह की भावना आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, अगला है, बल्कि केवल यहीं ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये किससे संबंधित है? ये काव्य पंक्तियां हैं आपकी कलगी बाजरे से। ठीक है, क्या है? कलगी बाजरे की कविता है ये। कलगी बाजरे की अज्ञे जी की कविता है ये, और इस कविता से संबंधित हैं ये लाइनें, बल्कि केवल यहीं ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। इन पंक्तियों में अज्ञे जी का क्या आशय है? अज्ञे जी का क्या आशय है? कवि या पुरानी परंपराओं को तोड़कर नई परंपराएं शुरू करना चाहता है। बिल्कुल कथन आपका ठीक है। कलगी बाजरे की कवि बाजरे की कलगी के लिए नए उपमानों का प्रयोग करना चाहता है। बिल्कुल ठीक है। कवि को बाजरे की कलगी पसंद नहीं आई, गलत है। कवि चाहता है कि इस बाजरे की कलगी को तोड़कर घर ले जाऊं, बिल्कुल गलत है। देखिए, ये तो कहीं पर भी नहीं है पूरी कविता में। आपके 1 और 2 बिल्कुल ठीक हैं, तो आपका आंसर आएगा 1 और 2 सही हैं, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कविता भवानी प्रसाद मिश्र की है? आपसे पूछा गया है कि कौन सी कविता है जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है। तो यहाँ पे आपकी कविता दी गई है कौन सी? तुकों के खेल भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। खुशबू के शिलालेख ये भी भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। उत्तरीकाल संध्या ये भी भवानी प्रसाद मिश्र जी की। ब्रह्म राक्षस आप सभी को पता है मुक्तिबोध जी की है। और ये चांद का मुँह टेढ़ा है जो सन 1964 में संकलित है ये चांद का मुँह टेढ़ा में। जबकि तुकों के खेल, खुशबू के शिलालेख और त्रिकाल संध्या ये सभी रचनाएं किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी की। तो आपका आंसर आएगा 1, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। गांधी दर्शन का प्रभाव रहा है इनके काव्य पर, बिल्कुल ठीक है। अतुकांतता बिल्कुल गलत है ये। भवानी प्रसाद मिश्र जी के काव्य में अतुकांतता कहीं नहीं मिलेगी आपको, इसमें तुकांतता मिलेगी। सामाजिक का बोध बिल्कुल ठीक है। और चिंतनशीलता तो आपका 1, 3 और 4 बिल्कुल ठीक है। 1, 3 और 4 आपके किस ऑप्शन में? तो देखिए आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, हाँ हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। ये गीत फरोश कविता है, इससे ली गई है। भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है गीत फरोश। गीत फरोश का जो प्रथम प्रकाशन है ये 1951 में दूसरे तार सप्तक में हुआ था। ठीक है, गीत फरोश नाम से जो काव्य संग्रह है वो सन 1956 में प्रकाशित हुआ था। 1956 में हुआ था गीत फरोश नामक काव्य संग्रह। गीत फरोश नामक जो रचना थी, जो काव्य था, वो कब प्रकाशित हुआ था? तो वो हुआ था प्रथम प्रकाशन सन 1951 दूसरे तार सप्तक में। ठीक है, गीत लिखे हैं मस्ती के मने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती के मने। उपरोक्त काव्य पंक्तियों का क्या अर्थ है? देखिए, कवि ने कुछ गीत मस्ती में लिखे हैं, बिल्कुल ठीक। कवि ने कुछ गीत निराशा में लिखे हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। कुछ गीत सरदर्द भुलाने वाले हैं, बिल्कुल गलत। कुछ गीत मनोरंजन से भरे हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। आपसे पूछा कि पंक्तियों का अर्थ है। देखिए, यहाँ पे सिरदर्द और गीत मनोरंजन वाले यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही लाइन है। गीत लिखे हैं मस्ती में मैंने, मतलब कुछ गीत मैंने मस्ती में लिखे। कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, मतलब कुछ गीत मैंने निराशा में लिखे। और आपसे पूछा गया है कि जो पंक्तियाँ हैं इनका अर्थ क्या है? तो दोनों पंक्तियों का अर्थ है 1 और 2, जबकि 3 और 4 इन पंक्तियों का अर्थ नहीं है। तो आपका आंसर आएगा 1 और 2, बिल्कुल ए ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये है आपके सतपुड़ा के घने जंगल। ठीक है, देखिए, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंखें मीचे, घास में चुप, घास चुप है, काल चुप है, मूक साल पलाश चुप है,
और ये किससे संबंधित हैं, तो ये हैं सतपुड़ा के घने जंगल, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है सतपुड़ा के घने जंगल। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था गीत फरोश नाम से इनकी रचना तो सन 1951 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन गीत फरोश नाम से इनका जो काव्य संग्रह है वो सन 1956 में प्रकाशित हुआ था। उसमें संकलित है कौन सा, सतपुड़ा के घने जंगल। ठीक है, किसकी है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की। आपसे पूछा गया कि इन पंक्तियां हैं, इनका आशय क्या है, आ से पूछा गया। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि सतपुड़ा जंगल की नीरवता बताना चाह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। जंगल में झाड़, पलाश, साल आदि पेड़ पौधों ने अधिक विस्तार कर लिया, बिल्कुल ठीक है। जंगल में पेड़ पौधे डर के कारण आंख बंद कर खड़े हुए हैं। देखिए, ये तुक नहीं है इन पंक्तियों का, बिल्कुल सही आंसर नहीं इनका। जंगल में सभी पेड़ अर्ध चेतनावस्था में खड़े प्रतीत होते हैं। देखिए, डर का नाम नहीं आएगा, पेड़ पौधे क्यों डरेंगे आप ये बताइए। तो आंखें बंद करके खड़े हुए हैं पेड़ पौधे डर के कारण, तो देखिए ये उत्तर सही नहीं है। तो आपका 1, 2 और 4 ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 1, 2 और 4 आपका बी ऑप्शन में ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन। नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है जो छायावाद में निराला जी की है। प्रस्तुत कथन किसका है, आपसे पूछा है जो नई कविता है उसमें मुक्तिबोध जी की वही जगह है जो छायावाद में निराला जी की है। ये प्रस्तुत कथन किसका है, तो ये कथन है नामवर सिंह जी का। ठीक है, नामवर सिंह जी का कथन है कि नई कविता में मुक्तिबोध जी की वही जगह है जो छायावाद में निराला जी की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताएं आपको बतानी है। क्या है, मुक्तिबोध के जो काव्य हैं उनमें मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव मिलता है। तो बिल्कुल ठीक है ये कथन, क्योंकि जो मुक्तिबोध के काव्य हैं उसमें मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव मिलता है। मार्क्सवादी विचारधारा के जनक कौन थे, तो वो थे कार्ल मार्क्स। देखिए, राजनीति में जो मार्क्सवाद है उसे ही आपके जो हिंदी साहित्य है उसमें प्रगतिवाद कहा जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। साहित्य के अंतर्गत प्रगतिवाद और राजनीति के अंतर्गत जो मार्क्सवाद है वो सेम है दोनों। मुक्तिबोध अपनी फैंटेसी कविताओं के बारे में जाने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। इनकी जो कविताएं हैं वो फैंटेसी के बारे में जाने जाते हैं। कौन, मुक्तिबोध जी। अगला है, पीड़ा बोध का वर्णन इनके काव्य में अलग अलग रूपों में मिलता है। तो देखिए ये भी बिल्कुल ठीक है। नारी के प्रति दृष्टिकोण अधिकतर अश्लीलता तक पहुंच गया है। देखिए ये कथन इनसे संबंधित नहीं है। ठीक है, नारी के प्रति दृष्टिकोण इनका अधिकतर अश्लीलता तक पहुंच गया है, ये कथन इनसे संबंधित गलत है। तो आप आंसर याद रखेंगे इनका 1, 2 और 3। ठीक है, अगला है, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया। उपयुक्त पंक्तियों में वह कौन है, आपसे पूछा गया है कि जो मुक्तिबोध जी की रचना है कौन सी, अंधेरे में, इसमें है वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया, वह कौन है। ब्रह्म राक्षस है या मार्क्सवादी है, पक्षी है या एक प्रेत है। देखिए ये ब्रह्म राक्षस से संबंधित हैं ये पंक्तियाँ, तो इसमें आएगा ब्रह्म राक्षस और मार्क्सवादी। ठीक है, क्योंकि मुक्तिबोध हम अभी पढ़ के हैं मार्क्सवादी विचारधारा के कवि थे, तो ब्रह्म राक्षस और मार्क्सवादी दोनों ही आंसर आएगा आपका। तो 1 और 2 बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, जीना है अंधेरा कहीं कहीं डिबरी सी टिमटिमा रही है, यहाँ मुक्तिबोध क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जीना है अंधेरा कहीं, जीना है मतलब सीढ़ियाँ हैं, जीना है मतलब यहाँ पे क्या है, सीढ़ियाँ हैं। अंधेरा है और कहीं डिबरी सी टिमटिमा रही है, मुक्तिबोध क्या कहना चाहते हैं। अभाग्रस्त जीवन में अचानक सुनहरा भविष्य नजर आ रहा है। तो बिल्कुल ठीक है ये कथन। दिए के प्रकाश की तरह जीवन का अंततः मिट जाना, देखिए ये कथन भी ठीक है। आशावादी दृष्टिकोण गलत है। जीवन में कठोरतम परिवेश में और अंधेरा छा जाना, बिल्कुल गलत है ये। तो देखिए 1 और 2 यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, तो 1 और 2 आपका ठीक है। अगला है, सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन पेट के इशारे पर प्रजातंत्र के से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घुसे पर गिर पड़ोगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ धूमिल कवि की कौन सी रचना से उद्धृत हैं, तो ये है नक्सलवाड़ी से। ठीक है, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये धूमिल जी की काव्य हैं। और ये सभी जो काव्य हैं ये इनकी है संसद से सड़क तक, क्या है, संसद से सड़क तक सन 1972 में संकलित हैं ये सभी रचनाएं। देखिए दोबारा से पढ़ लेते हैं। सहसा तुम कहोगे और फिर एक दिन
पेट के इशारे पर प्रजातंत्र से बाहर आकर वाजिब गुस्से के साथ अपने चेहरे से कूदोगे और अपने ही घूंसे पर गिर पड़ोगे, ये नक्सलवाड़ी से संबंधित है। ठीक है, ये सभी रचनाएं धूमिल जी की हैं और ये संसद से सड़क सन 1972 में संकलित हैं। ये इसी के साथ में करते हैं हम क्लास का समापन, क्योंकि देखिए आगे क्वेश्चन है हमारे कौन से, ये क्वेश्चन कूट वाले, स्थापना और तर्क। इनसे आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है। आप पूरे क्वेश्चनों का सारांश मान लीजिए ये, क्योंकि इनसे हमें 2 क्वेश्चन बिल्कुल याद होंगे। देखिए, ठीक है, तो इसके अनुसार हम अगली क्लास करेंगे। आज बस यहीं तक ही करेंगे। क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।